नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आपका एग्जाम गुरुजी के 12 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। इस करंट अफेयर्स में हम देखते हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वो खबरें जो हमारे एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, साथ ही में व्यापक के जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा भी आप सीरियस हैं और आपको अपडेटेड नोट्स की जरूरत है तो आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ आपको मिल रहा है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि 895 रुपए का है और आपको 1299 रुपए के जो नोट्स हैं उसके साथ मिलता है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, आंसर की जो पीडीएफ होती है, पेपर साथ में प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रकार से यदि आप मेंस के नोट्स पर परचेज करते हैं मुख्य परीक्षा के, तो उसके साथ आपको एमपीपीएससी मेंस 2021 के लिए जो जिनकी 2022 की भी तैयारी करने का टारगेट है वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कॉपी चेक करी जाती है जिसकी कॉस्ट आपको 1295 की है। आप ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या एग्जाम गुरुजी का ऐप आप प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, इसके लिए तैयार हैं, तो 99 रुपए के रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। पिछले दिनों के हमने जो पढ़ा था उसके रिवीजन के साथ नाबार्ड के नए अध्यक्ष नामित किए गए हैं। केवी साजी नए नामित ही नहीं किए गए हैं, नए अध्यक्ष होंगे भी। और फोर्ब्स ने अपनी क्या है कि सूचियां जारी करी है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए सूचियां जारी करती है। यदि बात करी जाए महिलाओं की सूची की तो इसमें भारत की 6 महिलाएं हैं जो टॉप 100 में आती हैं फोर्ब्स की सूची में। निम्न में से किसे B20 का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो एन चंद्रशेखरन जो वर्तमान में टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष हैं उन्हें B20 यानी G20 का जो एक पार्ट है जिसमें बिजनेस 20 आप ये कह सकते हैं, बिजनेसमैन होंगे टॉप 20, वो लोग सम्मिलित रहेंगे, उनकी अध्यक्षता एन चंद्रशेखरन द्वारा की जाएगी। अमेरिका की पत्रिका है टाइम्स मैगजीन जिसने अपने 2022 पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को घोषित किया है जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी हैं। किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है? ये हेल्थ केयर के लिए पहला डिलीवरी जो मतलब ड्रोन के थ्रू मेडिसिन पहुंचाई जाएंगी, ये शुरुआत करी है मेघालय ने। मध्य प्रदेश की खबरों की बात करें तो संत रविदास जो रोजगार योजना चल रही है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब जो एज क्राइटेरिया है ये बढ़ा दिया गया है, साथ ही में स्कूलिंग यानी एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको घटा दिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग का नाम बदल करके ये यहाँ तक पूरा रहेगा। यहाँ से दिव्यांगजन जुड़ जाएगा और सशक्तिकरण विभाग जुड़ जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो हमारे यहाँ तानसेन समारोह होता है इस वर्ष 3 जगह आयोजित किया जाएगा। जो एक भिंड इसमें हमने ऑप्शन दिया था उसमें नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका मुरैना में किया जाएगा, ग्वालियर में किया जाएगा और दतिया में किया जाएगा। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्य सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं? ये श्री प्रवीण श्रीवास्तव हैं। ग्राम पंचायत को प्रशासकीय जो स्वीकृति मिलती है पैसे खर्च करने की वो बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। यहाँ पर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी प्रमुख खबरें हैं उनको देखेंगे। निम्न में से किसने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जीत गई। जब भी हमारे यहाँ चुनाव हुए थे गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में और कुछ उपचुनाव भी थे साथ साथ में, तो ये हिमाचल प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री होंगे, 17 नंबर के होंगे और साथ में मुकेश अग्निहोत्री हैं जो कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री होंगे। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो जो इसका गठन हुआ था 1971 में हुआ था 25 जनवरी को, और ये हमारे देश का 18वां राज्य था। हिमाचल प्रदेश एक तरह से पूरा ही पर्वतीय प्रदेश है। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट वाले पूरे जो राज्य हैं ये सभी पर्वतीय प्रदेश हैं और ये शिवालिक श्रेणी का एक हिस्सा है। बात करी जाए यहाँ की राजधानी की तो शिमला है। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और जो इनके पहले मुख्यमंत्री थे वो जयराम ठाकुर थे। अब जो मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। विधानसभा की यहाँ पे 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 है और लोकसभा की 4 सीटें हैं। देखते हैं हम आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में निम्न में से कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू कर रहा है? और ये हमारे देश का पहला राज्य है और ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन है। इन्होंने भी घोषणा करी है कि हम लोग क्या है 2070 के पहले, जो कि हमारे देश का लक्ष्य है कि हम कार्बन तटस्थता को हासिल कर लेंगे, यानी कार्बन पे हम एक जो कार्बन उत्पादन है उसको हम कम कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन हो रहा है उसके जो तरीके हैं
जिनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे यहाँ उत्सर्जन ज्यादा होता है उसको हम शून्य तक ले जाएंगे। भारत का लक्ष्य 2070 का है, लेकिन तमिलनाडु एक राज्य है जिसने अपना खुद का एक लक्ष्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है और उनका लक्ष्य है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड पे मतलब जो कार्बन तटस्थता है उसको हम प्राप्त कर लेंगे और ये 2070 के पहले कर लेंगे। इसके लिए अभी एक सम्मेलन हुआ था, जलवायु सम्मेलन, जो कि 8 और 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और यहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिटी जो है इसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों पर बात करी गई। जिला स्तर पर इसको लागू किया जाएगा, फिर ब्लॉक स्तर पे भी लागू किया जाएगा। कुछ गाँवों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा। कार्बन उत्सर्जन को रोकने का तरीका क्या है? कार्बन उत्सर्जन को तो देखिए, पहली बात तो ये कि जिन जिन कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उनको हम लोग हमें क्या करना है, उनकी मात्रा को पहले कम करना है, उसको शून्य तक ले जाना है। प्लास्टिक का यूज कम करना है, जो टायर वगैरह जलाए जाते हैं इनका यूज कम करना है, ठीक है, जो ये फर्टिलाइजर वगैरह यूज होते हैं इनका थोड़ा सा हमें यूज कम करना है। तो और जो भी माध्यम है इनके माध्यम से धीरे धीरे, क्या एकदम से तो बंद किया नहीं जा सकता, लेकिन उसको धीरे धीरे करके ये इनका लक्ष्य है कि हम इससे पहले ही हम इसको क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए इन्होंने बजट में पहले से घोषणा करी थी, तमिलनाडु ने 500 रुपए का अलॉटमेंट भी किया था और इसके लिए बाकायदा तमिलनाडु ने एक ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना करी है, जो कि ग्रीन तमिलनाडु मिशन हो गया, तमिलनाडु वेटलैंड्स हो गया, तमिलनाडु के क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब चीजों को क्या करेगी, लागू करेगी। उसके लिए फंडिंग कैसे इकट्ठा करनी है वो करेगी। ये पूरा का पूरा जो कंपनी है ये इसको ऑर्गेनाइज करेगी और इसके लिए बाकायदे जिला स्तर पर जलवायु अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और अपने क्या है जलवायु परिवर्तन मिशन को क्या है जिला स्तर पर लागू किया जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए क्या है, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसके पूर्व निदेशक थे एरिक शोलहेम, इनको अपना इन्होंने सलाहकार नियुक्त किया है जो सरकार की मदद करेंगे। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 में। केंद्र सरकार ने अपनी जो रूफ टॉप सौर योजना है इसका विस्तार कर दिया है और इसका जो विस्तार किया गया है ये 2026 तक के लिए किया गया है। अभी देखिए रूफटॉप योजना जो रूफटॉप सोलर योजना है वो है क्या, कि जितने भी आवासीय या औद्योगिक संस्थान है, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है, इन सभी जो इनके जो रूफ होते हैं खाली होते हैं। जैसे अपन रेलवे स्टेशन जाते हैं तो रेलवे स्टेशन का जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर का हिस्सा पूरा खाली होता है। सरकारी जितनी भी बिल्डिंगें होती हैं उनका छत का प्रयोग कोई होता नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी छतें खाली होती हैं। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि इन पर हम यदि सोलर पैनल लगवा दिए जाएं तो जो हमारी लैंड एक्वायर होती है, कई बार जो सोलर पैनल लगते हैं तो उसकी एक तो लैंड हमारा एक्वायर नहीं होगा और ये जो छतें हैं इनका हम एक प्रकार से हम यूज भी कर लेंगे। तो इन्हीं को लेकर के ये सरकार की योजना चालू करी गई थी और इसकी जो शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री के द्वारा जुलाई 2022 में, 30 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक हम 450 गीगावाट अच्छे ऊर्जा उत्पादन का हम लक्ष्य रखेंगे। कुसुम योजना आपको पता है, कुसुम योजना चल रही जिसमें सोलर पंप योजना भी आती है। इसको आबाद 3 भागों में बांटा गया अलग अलग तरीकों से। तो इनमें किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। यदि आपका कॉलोनी में आप रहते हैं और आप अपने घर पे इसको लगवाना चाहते हैं सोलर पैनल को तो वो भी लगवा सकते हैं। तो इन्हीं को क्या किया सरकार ने, अब इसको आगे बढ़ा दिया। सरकार की इसमें क्या होती, कई बहुत सारी सब्सिडी खर्च होती है, सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है। कोई 1 लाख का पैनल है तो वो 40,000 के आसपास पड़ता है, तो आपको इसमें सरकार कुछ रियायत देती है। तो अलग अलग योजनाओं में अलग अलग सब्सिडीज मिलती हैं। तो सरकार ने इसको अब जो लक्ष्य है इसको 2026 तक के लिए कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 4 में, निम्न में से कौन टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो वो है मेघना अहलवात। और ये मेघना जो अहलावत है ये वर्तमान में जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला इनकी पत्नी है। और इन्होंने क्या है चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है टीटीएफआई है, ये पहली बार है कि इसमें एक महिला को अध्यक्ष चुना गया है। और इनके पहले कमलेश मेहता थे जो महासचिव चुने गए थे, साथ में पटेल नागेंद्र रेड्डी हैं ये भी चुने गए हैं। दुष्यंत चौटाला इसके पहले अध्यक्ष थे, इनके जस्ट पहले पूर्व अध्यक्ष थे, लेकिन जो वहाँ की कोर्ट हाई कोर्ट है उन्होंने इनकी जो चुनाव है उस पर रोक लगा दी थी। और टीटीएफआई की बात करी जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1926 में हुई थी और ये अंतरराष्ट्रीय जो टेबल टेनिस महासंघ है उसका संस्थापक सदस्य भी है हमारा देश। और वर्तमान में इसमें 34 राज्य इकाइयों में से 37 को संबद्धता है। और इसमें जो ओलंपिक विश्व जो गेम्स होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, एशियाई गेम्स होते हैं, इन सब चीजों के लिए क्या जो खिलाड़ी चुने जाते हैं इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 में।
अभी हाल ही में किस खिलाड़ी जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है लेकिन सबसे तेज शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है ईशान किशन। देख लेते हैं। ये है ईशान किशन जिन्होंने अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो चट्टोग्राम में खेल चल रहा था उसमें 126 गेंदों में इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। इसके पहले जो ये खेल में वेस्ट इंडीज थे, पुरुष वर्ग में बात करी जाए तो क्रिस गेल थे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, जिन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। लेकिन ये दोनों फॉर्मेट की बात करी जाए, महिला और पुरुष दोनों की, तो इसमें नाम आ जाता है किसका? न्यूजीलैंड के अमेलिया केर हैं, जिन्होंने 2018 में आयरलैंड के खिलाफ 134 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। दोनों फॉर्मेट की बात करी जाए तब। लेकिन अब वर्तमान में जो है वो हमारे ये रहेंगे ईशान किशन। पुरुषों में इन्होंने सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं और जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। इसके पहले रोहित शर्मा थे 2013 में, जिन्होंने जो कि सबसे कम उम्र के थे और ये रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही साथ भारत ने 400 रनों का जो अपना स्कोर पाया है वो बांग्लादेश के खिलाफ अब तक का सर्वाधिक स्कोर है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 की, और हमारी यहाँ शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनकी जयंती पर प्रदेश में मेगा आयुष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो कितने जिलों में किया जाएगा? ये 52 जिलों में किया जाएगा। आयुष विभाग जो है मध्य प्रदेश शासन का, ये आयुष के इनका स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में करेगा, 52 के 52। इसमें जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी पद्धति से जो इलाज होते हैं, इनकी निःशुल्क दवाइयां वितरित की जाएंगी और बाकी चीजें रहेंगी। और वर्तमान में बात करी जाए तो आयुष राज्य मंत्री कौन है? तो श्री राम किशोर कांवरे हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें, भारत की पहली महिला एक्वाडक्ट सॉरी भारत की पहली जो एक्वाडक्ट अत्याधुनिक टनल है, यह किन दो जिलों के मध्य है? तो ये है रीवा और सीधी के बीच। सिंगरौली सतना को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये रीवा सीधी के बीच में एक मोहनिया घाटी आती है, वहां पे इसका निर्माण किया गया है। अब जो इसमें काफी टाइम पहले लगता था, आधा घंटे 40 मिनट लगते थे, अब 4 से 5 मिनट में आपकी यात्रा हो जाएगी। ये जो है वर्तमान में यदि बात करी जाए तो भारत की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी है। तो भारत की सबसे चौड़ी है क्योंकि ये 6 लेन है, और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल है ही। और ये एक्वाडक्ट है। एक्वाडक्ट का मतलब ये हो जाता है कि इसके ऊपर से क्या गई हुई है? नहर गई हुई है, साथ ही में रोड भी गई हुई है। तो इसकी वजह से ये एक्वाडक्ट हो जाती है। आपकी जो दिख रही है टनल, इसके आपको बाण सागर परियोजना जहां बिहार पे पानी भेजा जाता है, वो परियोजना इसी के इधर से जाएगी। ठीक है, साथ में इसके ऊपर से हाईवे भी निकला हुआ है। तो ये टनल एक्वाडक्ट है और देश की पहली एक्वाडक्ट नहर है जिसमें नहर और रोड दोनों बना हुआ है। ठीक है, और 300 मीटर की ये टनल है और इसमें दो हमारे जिले हैं, रीवा और सीधी, इनको क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। ठीक है, बाकी की सुविधाएं इसमें बहुत सारी हैं। आपातकाल की सुविधा है, बारिश का पानी इस पे नहीं भरेगा, उसके लिए बाकायदे नाली का निर्माण किया गया है। 1004 करोड़ का था प्रोजेक्ट ये। कैमरे, पंखे, ये सारी चीजें लगी हैं। फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है, काफी अत्याधुनिक है। मिशन अंकुर का संबंध निम्न में से किस विभाग से है? तो इसका राइट आंसर होगा ये स्कूली शिक्षा विभाग से है। मिशन अंकुर है क्या? देखिए, अभी अपने देश में जो लागू हो गई है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। तो इसका इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? एक निपुण भारत का लक्ष्य रखा गया, जिसके अंतर्गत मिशन अंकुर चलता है। मिशन अंकुर में क्या है कि जो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के छात्र होते हैं, तीसरी से लेकर 8वीं तक के छात्र होते हैं, इनमें सरकार का उद्देश्य है कि इनके अंदर जो एक शैक्षणिक क्षमता है, शिक्षा की क्षमता है, उसको हम लोग क्या करें? विकसित करें। बुनियादी जो उनकी एजुकेशन है, उनका जो उनकी बुनियाद है वो मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, तीसरी से 8वीं तक के, वो किसमें अपनी जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है, जो उनकी मातृभाषा होती है, बोली वाली भाषा होती है, विशेषकर जो उनकी बोलियां होती हैं, उसमें वो लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि इसके लिए क्या किया, जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, जो होती हैं, उनको भी साथ में क्या करा जाए? जोड़ा जाए। उसके माध्यम से भी इनका विकास पूरा किया जाए ताकि ये दबाव में ना रहे, सीखने की इनके अंदर एक क्षमता काफी तेजी से बढ़े। तो इसमें क्या है, इसमें पहली से लेकर 3 तक के बच्चों को बुनियादी ज्ञान, संख्या ज्ञान, ये सारी चीजें दी जाएगी, यानी इनकी बुनियादी शिक्षा की जो नींव है उसको मजबूत करी जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ की जनजातीय और क्षेत्रीय बोलियां, भाषा है, इनकी जो पाठ्य सामग्री तैयार की जाएगी इस भाषा में तैयार की जाएगी, ताकि वो क्या रहे? सहज रहे। बोलचाल की भाषा होगी, उसी में पढ़ेंगे तो उसको समझने में वो क्या रहेंगे? सहज होंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। तो इसके लिए बाकायदे हमारे यहाँ की जो 8 भाषाएं हैं, एक बार आपसे पूछा भी जा सकता है कितनी भाषाओं में, तो ये याद रखना है 8 भाषाओं में पोस्टर जारी किए गए, जिनमें आपकी गोंडी है, भीली है, कोरकू, इन सभी भाषाओं में भी उनको पढ़ाया जाएगा। और साथ में
ये जो लक्ष्य रखा गया है सरकार का, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप 2020 है, इसके अकॉर्डिंग 2027 तक का इसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम इसमें सुधार कर लेंगे। जनजातीय क्षेत्रीय कुल भाषाओं की कितनी पाठ्य सामग्री तैयार की गई, तो 8 भाषाओं में की गई है। और वर्तमान में यदि मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री की बात करी जाए तो वो है श्री इंदर सिंह परमार। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत में सर्वाधिक आभा आईडी बनाने के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है द्वितीय स्थान। तो इसमें आयुष्मान आईडी बनाने में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए बाकायदे मध्य प्रदेश को पुरस्कृत भी किया गया है और भी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कृत किया गया है। और ये जो पुरस्कार मिले हैं वाराणसी में मिले हैं, उत्तर प्रदेश के। वहाँ की जो राज्यपाल है श्रीमती आनंदी बेन पटेल, ये हमारे मध्य प्रदेश की भी पूर्व राज्यपाल रही है। साथ ही में केंद्रीय जो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया वो थे, और मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ये भी थे। इन सभी को पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश की जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है सुश्री श्रद्धा गौर, इनको सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। वहीं जो हमारे यहाँ की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की टीम है, CHO आशा, इन सभी को सम्मानित किया गया है। और इसमें पूरा का पूरा लक्ष्य है जो सरकार का, वो हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 में। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये शुरू किया गया भोपाल से। गोविंदपुरा वहां की जगह है, वहां से शुरुआत करी गई है। ये जो मुख्यमंत्री पॉलीक्लिनिक है, ये एक प्रकार का आप ये कह सकते हो कि एक संजीवनी क्लिनिक जो चल रहा है उसी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि सभी प्रकार के जो इलाज होते हैं, चाहे स्त्री रोग हो, नेत्र रोग हो, दंत रोग हो, शिशु रोग हो, सभी बीमारियों के चिकित्सक जो है यहाँ पर बैठेंगे। पॉलीक्लिनिक रहेगा और इसकी जो शुरुआत करी गई भोपाल में, टारगेट रखा गया कुल 32 जो संजीवनी पॉलीक्लिनिक है ये शुरू किए जाएंगे। अच्छा, आप ये जो कॉन्सेप्ट आया है स्वास्थ्य केंद्र का, हमारे यहाँ पहले कॉन्सेप्ट था, लेकिन फीवर क्लिनिक एक आपने देखा होगा कोविड के समय पे चल रहा था, तो वहां से एक सोच आई है जिसको सरकार अब इसको क्या कर रही है, अलग तरीके से इसको कंटिन्यू कर रही है। जो एक कोरोना के समय में हमारे लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया था, जैसे फीवर क्लिनिक थे कि लोगों को बीमारी, जिस थोड़ा सा भी बुखार हो जाता तो डर जाते थे, तो वहां पे क्या किया गया था, डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट बैठाए गए थे जो लोगों को कंफ्यूजन को क्या करते थे, दूर करते थे। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए, चाहे वो एक सामान्य सी दवा से भी यदि 2 से 3 दिन में ठीक हो सकती है, तो उसके लिए भी कई बार क्या होता है कि लोग जिला अस्पताल की तरफ भागते हैं, और जिला हॉस्पिटल्स पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे लोड काफी बढ़ता है। और उसको उनके बीच में क्या होता है, उनका खर्चा भी होता है, लोगों को इंतजार भी काफी करना पड़ता है। तो बाकी के जो इलाज होते हैं, इमरजेंसी जो इलाज होते हैं, वो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और हमारे अच्छे विशेषज्ञ किन चीजों में व्यस्त रहते हैं, छोटे छोटे इलाजों में व्यस्त रहते हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि यदि कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसको जिला अस्पताल की तरफ ना भेज के उसके मोहल्ले में यदि कोई क्लिनिक खोल दी जाए, संजीवनी या पॉली क्लिनिक खोल दिया जाए, तो वो वहीं का वहीं इलाज करा लेगा, तो हमारा जिला अस्पतालों पे लोड कम होगा। और जो हमारे अनुभवी विशेषज्ञ हैं वो बड़े इलाजों पे क्या होंगे, फोकस होंगे, तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। तो यही सब रहेगा उसके अंतर्गत। और इसमें क्या दवाइयां वगैरह निःशुल्क दी जाएंगी। साथ ही में जो ESI, जिसमें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए लोग होते हैं उनका ESI कार्ड बनता है, तो वहां पर भी ये सुविधा, उनको भी ये सुविधा क्या करी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं उनको भी उपलब्ध कराई जाएगी। और सरकार ने कुल 226 नई स्वास्थ्य संस्थाएं जो शुरू करने की स्वीकृति दी है। अभी मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी, बात करी जाए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं। लेकिन स्वास्थ्य में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री, तो श्री विश्वास कैलाश सारंग हैं। हमने आप सभी से प्रश्न पूछा था कि भोपाल गैस त्रासदी 3 नंबर का था, और मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए आप सभी को 5 नंबर का दिया गया था। आप सभी ने, काफी लोगों ने इस पे उत्तर दिए हैं। वो रिमी पटेल है, आपका आंसर पिन भी किया गया, आपने काफी अच्छा आंसर दिया गया। भारती पटेल, आपके आंसर 2 भागों में आए थे, लेकिन आपने भी बढ़िया प्रयास किया था। साथ ही में ब्रजेश माहौर, आप थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन हमारे पास 2 दिन का समय रहता है, सैटरडे और संडे का, इसमें क्योंकि हम देते हैं। और जय कोकले, आपका भी बढ़िया था। मनोज नामदेव, शमशेर, नजीम खान, सभी ने उत्तर दिया है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम साथ में क्या है कि हमारे जो 6 डेज होते हैं, 5 डेज होते हैं, तो इसमें हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स मजबूत हमारे हो ही जाते हैं, एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है, एक पजल भी सॉल्व हो जाती है, हमारे दिमाग को अलग स्तर पे ले जाने का भी प्रयास होता है। लेकिन जो सैटरडे और संडे, संडे आपका ऑफ रहता है करंट अफेयर्स में, तो सैटरडे को हम यदि प्रश्न दे देते हैं तो साथ ही में क्या हमारी एक मुख्य परीक्षा की भी प्रैक्टिस हो रही है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर यदि 10 से 15 लोग भी कमेंट कर रहे हैं, आज की डेट में 1500 के करीब लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं,
लेकिन इसमें जो संख्या है बहुत कम है। आप लोग संख्या बढ़ाइए, आंसर देने में पार्टिसिपेट करिए। ये मत सोचा करिए हो गया करंट अफेयर देख लिया धीरे से निकल गए, ठीक है। उसमें आप समय दीजिए, इसमें ये आपका व्यस्त समय व्यस्त नहीं जाएगा। इसका आपको लाभ मिलेगा अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इसका समझ में आएगा। और मैं इतना बार बार कहता हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जो लोग भी इसमें लगातार हमारे करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं, वो जिस दिन पेपर देने बैठेंगे उस दिन वो जरूर याद करेंगे कि जो सर ने बोली थी, मैंने बोली थी आपको बात, वो सही बोली थी या गलत बोली थी। आपके फैक्ट्स मजबूत होंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे आज 10 से 15 लोगों ने आंसर दिए, लगभग 20 लोगों के आसपास के आंसर हैं। अब हर व्यक्ति क्या होता है, जब एक दूसरे का आंसर जरूर पढ़ता है तो वहां पे हम लोग क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर इंसान एक दूसरे से ही कुछ सीखता है, कोई पेट से सीख कर नहीं आता है। लेकिन किसी के आंसर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, किसी के में कमी भी दिख जाती है, तो हमें अपने अंदर भी सुधार करने की क्या होता है, हमारे अंदर भी एक क्षमता विकसित होती है, हम सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और यहाँ पर हम लोग हैं काहे के लिए, सीखने के लिए हैं, पूरा जीवन सीखने के लिए ही होता है। तो सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर किया करें। और आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, गोपी कृष्ण सागर डैम है, ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये किस जिले में है। अब जब बात हो जाएगी कृष्ण सागर डैम के बारे में, आप बता सकते हैं किस नदी में है और क्या है ये डैम की विशेषता क्या है, या उस जिले की कुछ विशेषता बता सकते हैं। ओडीओपी में भी बहुत हमारे से लगभग सारे जिले हैं, तो ओडीओपी के बारे में आप वहां बता सकते हैं। क्योंकि कल आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 मार्कर और जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हमारा पेपर होना है, सभी पेपरों में जो आते हैं उनमें आप देखोगे तो बहुत डिफरेंस नहीं है। फैक्ट से ही वहां क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरफ लगभग वही फैक्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरुजी उनको हार्ट देगा, जिनके आंसर राइट होंगे केवल ABCD में देंगे उनको लाइक देगा, जिनको हार्ट दिया जाता है साथ में पिन कर दिया जाता है उनके आंसर आप सभी लोग जरूर पढ़ें। क्योंकि वहां पर आपका एक प्रश्न नहीं मजबूत होता, उस प्रश्न से उस जगह से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स मजबूत होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आने वाली आपके जो एग्जाम्स होंगे आपका बहुत सारा मध्य प्रदेश हम कवर करा देंगे, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। करंट अफेयर आपको यदि पसंद आता है तो उसको शेयर करना नहीं भूलें, और यदि आपको लाइक करना नहीं भूलें। और यदि आपको MPPSC प्री के और मेंस के कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपडेटेड कोर्स है, लगातार इसमें वीडियो लेक्चर्स अपडेट हो रहे हैं। इसमें ऑफर चल रहे हैं, प्री के कोर्स के साथ प्री के नोट्स मिल रहे हैं, मुख्य परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा प्लस प्रारंभिक परीक्षा दोनों के नोट्स मिल रहे हैं। इनमें आपको वैलिडिटी 3 से 4 वर्षों की मिलती है। और ऐसा नहीं है, आप ये वीडियो लेक्चर्स अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हैं, साथ में इसके अंदर आपको PDF नोट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपकी एक पूरी फुल प्रिपरेशन हो जाती है। और इन सभी चीजों की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। और हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।